हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, पूरी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को जो है आप लोग ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर आप सबको क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और आपका एग्जाम की बात करें तो 6 और 7 सितंबर को जो है आपका एग्जाम है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम का। चलिए आप क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके दिया गया है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य बताइए। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य आप सभी का। तो उपनयन समारोह होता है साथियों, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन के बारे में। उपनयन समारोह में बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका दूसरा नंबर, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है बताइए। उपवेद कौन सा नहीं है। तो उपवेद की अगर बात करें, देखिए, धनुर्वेद, सत्र शास्त्र, आयुर्वेद और योग वेद। तो योग वेद आपका जो है आपका उपवेद नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, योग वेद आपका उपवेद नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, धनुर्वेद, सत्र शास्त्र या शिल्प वेद, आयुर्वेद उपवेद है, जबकि योग वेद आपका उपवेद नहीं है। ठीक है, धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है, आ- आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, और गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, और शिल्प वेद आपका अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था बताइए। नहीं किया गया था, सारनाथ वाली, शाहबाजगढ़ी वाली, धौली, या इनमें से किसी में नहीं। तो देखिए आपका राइट आंसर शाहबाजगढ़ी वाली। ठीक है, शाहबाजगढ़ी वाली जो शिलालेख थी अशोक के, इसमें जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। बाकी सारनाथ वाली, धौली में आपका जो है किसका ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्लियर से को। अगला प्रश्न है आपका है चौथा नंबर, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे साथियों। इसका सही उत्तर बताइए। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, मतलब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हरिहर राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर से, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, ठीक है, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने कब की थी। तो 1336 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना की गई थी इन दोनों के द्वारा मिलकर। ठीक है, क्लियर है सभी को। और वर्तमान में विजयनगर का नाम जो है हम्पी है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अभी जो इसका नाम क्या है, हम्पी है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा। आपका है पांचवा नंबर, उत्तर दीजिएगा। आठ है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? बताइए, जलालुद्दीन मोहम्मद जो है किस नाम से प्रसिद्ध है। तो जलालुद्दीन मोहम्मद जो है आपका अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना। चलिए, जलालुद्दीन मोहम्मद जो है अकबर को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाएगा। आपका है छठा नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर, निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी बताइए। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता किसने नहीं दी थी, अंग्रेजों को सहायता किसने नहीं प्रदान की थी। तो आपका राइट आंसर हो साथियों अवध की बेगम हजरत महल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को। बाकी सभी ने, ग्वालियर के सिंधियों ने, हैदराबाद के निजाम ने, भोपाल की सिकंदरी बेगम ने, इन सभी ने जो है अंग्रेजों की मदद की थी 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन अवध की जो बेगम थी हजरत महल, इन्होंने जो है अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा आपका साथियों, 7वां नंबर। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो इसका राइट आंसर साथियों सैयद सर सैयद अहमद खान ना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सर को इसके बारे में? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी मैंने आपको बताया था साथियों 1875 में, लेकिन उस समय इसका नाम क्या था? उस समय जो इसका नाम था साथियों, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। ठीक है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, उस समय जो इसका नाम था। 1920 में इसका नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 8वां नंबर। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उद्योग करेंगे को रिक्त स्थान आंदोलन कहा गया था। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या होम रूल लीग आंदोलन? कौन सा? तो आपका राइट आंसर साथियों स्वदेशी आंदोलन कहा गया था। ठीक है, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। इस आंदोलन में विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 9। 1908 ईस्वी में, ठीक है, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने मुजफ्फरनगर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उन्हें उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग्सफोर्ड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। 1908 ईस्वी में D.H. किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे। ठीक है, क्लियर सही को। उन पर जो है 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने बम फेंका था। क्लियर सही को। किंग्सफोर्ड बच गया, परंतु दुर्भाग्यवश उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाली मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री जो है मारी गई। प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुद्दीराम बोस को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और 11 अगस्त 1908 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में खुद्दीराम बोस को जो है फांसी दे दी गई। ठीक है, वे जो है सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले पहले क्रांतिकारी थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर। उत्तर दीजिएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का स्थापना रिक्त स्थान में किया था? अरे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने आपकी की थी साथियों फरवरी 1919 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जो है जेल जाते थे। ठीक है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो भारत का कौन सा जिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे किन्नौर जिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। किन्नौर जिला जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस जिले की सीमा जो है तिब्बत यानी कि चीन के साथ लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। निम्नलिखित स्थानों में से क्या है? निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है कौन सा? बताइए। मालदीव, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कौन सा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से कौन सा स्थान जो है जाना जाता है? मालदीव, दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कौन सा जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न। उत्तर देने की कोशिश। इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से एक नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
1200, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। 1200 जो है आपका कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से एक नहीं है। क्लियर। अगला प्रश्न आपका देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न। सिपकिल्ला दर्रा हिमालय के किस घाटी में स्थित, बताइए। सिपकिल्ला दर्रा जो है हिमालय के किस घाटी में स्थित है? तो सिपकिल्ला दर्रा की अगर बात की जाएगी तो देखिए नाभा घाटी दिया गया, चंद्रा घाटी दिया गया, कुल्लू घाटी दिया गया और सतलज घाटी दिया गया। तो देखिए सिपकिल्ला दर्रा जो है हिमालय की किस घाटी में, तो आपका राइट आंसर होती है सतलज की घाटी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी डी वाला राइट होगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में, क्लियर है यहाँ तक। सिपकिल्ला दर्रा जो है हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। शिमला से तिब्बत को जोड़ने का काम करता है सिपकिल्ला दर्रा, इतना याद रखिएगा। सतलज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, अतः स्पष्ट है कि यह जो है सतलज घाटी में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर का होगा पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है, ठीक है। तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण से उत्तर पश्चिम भारत में भारी वर्षा होती है, ठीक है, भारत में जो है बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होता है भूमध्य सागर है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, विक्षोभ पश्चिमी विक्षोभ का जो उत्पत्ति स्थल है आपका भूमध्य सागर है, ठीक। जिसके कारण से कहा तो उत्तर पश्चिम भारत में जो है भारी वर्षा होती है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए देखिए अगर क्लासेस आपको पसंद आती है, अपनी तैयारी को आप लोग पूरा करना चाहते हैं तो आप लोग सभी लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक करते हुए चलिए, चैनल को जो क्लास है उसको पूरा देखने की समझने की कोशिश करते हुए चलिए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके जो है रिपीट होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो क्लासेस को आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिए, देखिए समझिए, जो नहीं समझ में आता है हमसे पूछिए, हम आपको पूरा बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्या देते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है क्या, बताइए। न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारक क्या है, तो न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका निर्धारक क्या होता है, तो इसका निर्धारक होता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, आया ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली में निम्नतम स्तर पर, बताइए। तो 3 स्तरीय प्रणाली में निम्नतम स्तर पर कौन है, तो ग्राम पंचायत है, ठीक है। क्लियर होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक। सबसे पहले तो देखिए सबसे बड़ा आपका जिला परिषद होता है, उससे छोटा आपका क्षेत्र पंचायत होता है, क्षेत्र पंचायत से भी छोटा आपकी जो है ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 18 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों, आपका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकरण किसे प्राप्त होते हैं। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकरण किसे प्राप्त है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसका है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकरण जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को प्राप्त है, ठीक है। चलिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका इंग्लिश में नाम है, ठीक है। चलिए 19 नंबर है। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में रिक्त स्थान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कितने बैंकों का, बताइए। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे 6 बैंकों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। भारत ने उन 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 19 जुलाई 1969 को, यानी कि जो पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था तब कर दिया था, ठीक है। पहले वाले में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो है 15 अप्रैल 1980 को उन 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिनकी जमा एवं धनराशि आपकी 200 करोड़ से अधिक थी, ठीक है। पहले वाले में जो है 50 करोड़ से अधिक थी और दूसरे वाले में जो है आपकी
200 से 200 करोड़ से अधिक थी उसका किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 20 नंबर। लक्ष्मी विलास बैंक तमिलनाडु का 93 वर्षीय बैंक जो है मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ, इस इकाई का नाम क्या, बताइए। लक्ष्मी विलास बैंक तमिलनाडु का 93 वर्षीय बैंक जो है मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ, इस इकाई का नाम क्या है? तो इस इकाई का नाम आपका हो जाएगा साथियों इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 अप्रैल 2019 को इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने देश के प्रमुख निजी बैंकों में शामिल लक्ष्मी विकास बैंक के साथ विलय की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर। भारतीय संविधान को माना गया है क्या? संघीय, एकात्मक, संसदीय या रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक? क्या माना गया है? तो इसे माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। ठीक है, भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 14, अनुच्छेद 14। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 14। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 23 नंबर। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? तो मैंने आपको बताया है 5 वर्षों का। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, या तो 65 वर्ष तक की आयु का होता है। ठीक है, जो भी पहले पूरा हो जाए। ठीक, सपोज उसने 62 वर्ष की आयु में उसने अपना कार्यकाल ज्वाइन किया, तो उसने सिर्फ 3 वर्ष का उसका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष पहले पूरा होने से पहले उसकी जो आयु पूरी हो जाएगी। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है साथियों 24 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का जो संबंध है किससे है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। ठीक है, अनुच्छेद 368 का संबंध आपका जो दिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखेंगे 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो देखिए ये आपका लागू किया गया था 1955 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, 18 मई 1955 को जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 26 नंबर। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है, बताइए। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो आवृत्ति मापने की इकाई का नाम आपका हर्ट्ज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? क्लियर है ये वाला? हो गया यहाँ तक सभी का। आवृत्ति मापने की जो इकाई है, मतलब आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। आपने देखा होगा ना कि 20 हर्ट्ज का है, 20,000 किलो हर्ट्ज का है, यही होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों 27 नंबर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या, बताइए। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर होगा किग्रा माइनस मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, बताइए। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर देखा जाएगा तो 1.6726 गुणे 10 घाते -24 ग्राम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। प्रोटॉन का द्रव्यमान मानक आपको पता चल गया, 1.6726 गुणे 10 घाटे -24 ग्राम होता है। अगला प्रश्न आपका है 29वां प्रश्न। उत्तर दीजिएगा, टेंशन का हो जाए, ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया है? निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रॉइड के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है, बताइए। निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रॉइड के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाती है धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन के प्रवाह के कारण जो है इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है। ठीक है, करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, अगला है आपका 30 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? वनस्पति से है, प्राणी से है, कीट से है या रसायन से है, बताइए। एंटोमोलॉजी
मोलॉजी का संबंध किससे है? तो एंटोमोलॉजी का संबंध आपका देखा जाएगा साथियों तो आपका कीट से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे आप सभी लोग। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।